यूपी में आज से खुले 5वीं तक के स्कूल, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। लखनऊ जिला प्रशासन की छापामार कार्रवाई, माई बार को किया सील, नाइट कर्फ्यू के दौरान खुला था बार। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने मचाया तांडव, लखीमपुर खीरी में बहा बांध, तबाही मचाने को बेताब शारदा नदी। एक्शन में बुलंदशहर पुलिस, अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 माफिया गिरफ्त में। बुलंदशहर में पुलिसकर्मी के हत्यारों को मिली सजा, 11 साल के बाद हुआ इंसाफ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। लखनऊ में कोरोना गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल देर रात समिट बिल्डिंग से शिकायत मिलने के बाद माई बार हेडक्वार्टर पर प्रशासन ने छापा मारा। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान बार खुला पाए जाने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने माई बार हेडक्वार्टर को सील कर दिया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान माई बार हेडक्वार्टर खुला पाए जाने पर यह बड़ी कार्रवाई लखनऊ पुलिस के द्वारा की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बार को सील किया है पुलिस ने। रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू है पूरे उत्तर प्रदेश में और माई बार का हेडक्वार्टर खुला पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है। शिवा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवा, लगातार एक्शन में नजर आ रही है लखनऊ पुलिस। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुई बैठक में ये फैसला सुनाया था कि रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू किया जाए और इसका सख्ती से पालन कराया जाए। माई बार हेडक्वार्टर को सील किया गया है, क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए अदिति, ये शायद मुख्यमंत्री की ही बातों का असर है कि कल देर रात 10:30 बजे विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग में माई बार हेडक्वार्टर का पर जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी वाली टीम ने ये देखा था कि 10 बजे के बाद, जो कि नाइट कर्फ्यू में तब्दील हो जाना था और किसी भी तरीके के प्रतिष्ठान या लॉन्ज बार को खोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वहां पर तमाम ऐसे लोग थे जो शराब के नशे में धुत थे और वहां पर पार्टी हो रही थी। इस बाबत वहां से लोगों को बाहर किया गया और जिला प्रशासन की टीम ने उस बार को सील कर दिया है। सीलिंग की कार्रवाई के बाद ये कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर एडीएम ट्रांस गोमती को जवाब देना होगा और वो अगर जवाब में संतुष्टि अगर नहीं पाए तो ये सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल कल देर रात इस माई बार हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है और ये जरूर एक उदाहरण देने की कोशिश की गई है, जो कि नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे के बाद से लागू है। अगर इस तरीके से किसी भी तरीके का बार, लॉन्ज या फिर कोई बड़ा प्रतिष्ठान अगर खुला पाया जाएगा तो उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल शिवा, और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की सख्त तेवर बेहद अहम हो जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर गोरखपुर से, जहां एक हैरान करने वाली घटना रविवार को सामने आई थी। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के कबीर नगर कॉलोनी में एक मकान के पानी की टंकी से एक युवक का शव बरामद किया गया था, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई थी। लेकिन बताते चलें कि अभी तक मृतक की शिनाख्त ही नहीं हो पाई है। वहीं घटनास्थल एडीजी जोन अखिल कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस रहस्यमयी मौत से पुलिस पर्दा उठा लेगी। पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं जिन पर जांच पड़ताल बहरहाल की जा रही है। लाश मिली थी, उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है और एक चूँकि अभी अज्ञात है और अज्ञात में नियम ये होता है कि 72 घंटे रुकने पड़ते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मृत्यु का कारण पता चलेगा कि क्या है। एक वो क्रिटिकल होगा हमें, दूसरा है कि इसकी शिनाख्त के प्रयास की जा रहे हैं। एक सिमिलर लड़का मिसिंग रिपोर्ट हुई है पास में, बट अभी परिवारजनों को शक है उस पर, तो वो भी हम लोग कहा है कि चेक करें। अगर दोनों परिवार और इसका डीएनए सैंपल लेकर वहीं लखीमपुर खीरी के तहसील गोला गोकरनाथ क्षेत्र में शारदा नदी किनारे नया बांध बनाया गया था। बांध कटने से
गांव में पानी भरने लगा है, जिससे बाढ़ का पानी घरों तक पहुंचने लगा है। वहीं इस वजह से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर गांव को बचाने को लेकर सरकार ने कई करोड़ रुपए का बजट भेजा था, लेकिन जिम्मेदारों ने चंद लाख रुपए खर्च किए और बाकी बड़ी रकम का गोलमाल करके ग्रामीणों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि रात से कट रहे बांध को देखने अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। नदी का पानी तेज धार से खेतों और गांव की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते खड़ी फसल को बड़ा नुकसान हो रहा है। फतेहपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने किराना व्यापारी से 6 लाख रुपए लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताते चले कि बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने किराना व्यापारी के साथ मारपीट की। इसके साथ ही उनका मोबाइल छीना और गाड़ी की चाबी भी छीनकर मौके से फरार हो गए। पुलिस पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। हमारा नाम विपिन गुप्ता है, पापा जी का नाम जयनारायण गुप्ता। हम जाफरगंज से बिनकी जा रहे थे और यहीं पे हमको रोक के लूट लिया गया है। से आए थे 6 लाख रुपए थे। पैसे हमको बैंक में जमा करने थे, 5 लाख रुपए की मार्केट में खर्चा करना था। आज श्री विपिन गुप्ता निवासी जाफरगंज द्वारा थाना बिंदकी पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि वो जाफरगंज अपने घर से बिंदकी के लिए आ रहे थे। रास्ते में कुसारा मोड़ के पास मोटरसाइकिल पर खड़े 3 लोगों ने उनको रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल धीमी होने पर उनको धक्का देकर गिरा दिया तथा उनकी मोटरसाइकिल पर बंधे हुए 6 लाख रुपए तथा उनका मोबाइल फ़ोन लेकर चले गए। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बदमाशों की छानबीन की जा रही है। फतेहपुर से हमारे सहयोगी अमरजीत फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमरदीप, बड़ी वारदात यहां पर सामने आ रही है। दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि फतेहपुर जनपद में अगर देखा जाए तो एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए आतुर है, पर अगर वहीं देखा जाए दूसरी तरफ तो कहीं ना कहीं बिंदकी कोतवाली पुलिस की अकर्मण्यता सामने आती है, जहां पर कि कल दोपहर बाद जाफरगंज से चले हुए व्यापारी के साथ दिन दहाड़े 3 जो है अज्ञात बाइक सवारों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें लगभग 6 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है। वहीं पर पीड़ित ने अपने बयान दिए हैं। जी, वहीं पर अपने पीड़ित ने बयान दिए हैं कि 5 लाख रुपए मुझे बैंक में जमा करना था और 1 लाख रुपए की मैं मार्केटिंग करनी थी। जी अमरदीप, कहीं ना कहीं ये घटना से ये साफ बयां हो रहा है कि बिल्कुल खौफ नहीं है बदमाशों में, खुली चुनौती दे रहे हैं पुलिस को। क्या कोई सुराग पुलिस के हाथ अब तक लगा है? अमरदीप, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो करंट की पोजीशन है, तो जो कल की घटना होने के बाद इस समय जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त की स्थिति में आ गया है। चारों तरफ नाकेबंदी करके जो है बैरिकेडिंग लगा करके जो है चेकिंग, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। और अगर देखा जाए तो कल की घटना होने के बाद अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगा है जिससे कि घटना को अंजाम देने वालों तक पहुंचा जा सके। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुलंदशहर में 2010 में एक हत्या हुई थी, जिस पर पुलिस ने 11 साल बाद हत्यारों को सजा सुनाई है। बताते चलें कि 2010 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र चोला चौराहे पर गोवंश से भरे वाहन से पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए कांस्टेबल चालक महेंद्र दत्त गौतम की घसीटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए थे, जिस पर 11 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई और पुलिसकर्मी के हत्यारों को सजा दिलाई है। पुलिस ने 2 लोगों को सुनवाई करते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम वीरपाल सिंह, एडीजे 15 जनपद न्यायालय बुलंदशहर में तैनात हूँ। यहाँ पर जो घटना 9/2/2010 में चोला चौकी क्षेत्र में घटी थी, जिसमें गोवंशों को गाड़ी टाटा 407 में भरकर मुलजिम योगिंदर, धर्मेंद्र आदि और बहुत मुलजिमान लेकर आ रहे थे और पुलिस पार्टी ने चोला चौकी क्षेत्र में बैरियर लगाकर इनको रोकने का प्रयास किया, तो इन लोगों ने बैरियर तोड़ते हुए पुलिस पार्टी पर गाड़ी टाटा 407 को चढ़ा दिया, जिसमें
सरकारी जीप का चालक महेंद्र दत्त गौतम गाड़ी के नीचे घसीटता हुआ 25-30 मीटर तक चला गया। पुलिस पार्टी जो बची थी वो पीछे भागी इनके, तो ये लोग गाड़ी को बहुत तेजी से ले गए और महेंद्र दत्त गौतम को निकाला। ये मुलजिमान योगिंदर, धर्मेंद्र और इनके साथ और मुलजिम थे। वहीं बुलंदशहर के अरनिया में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। असलाह फैक्ट्री का खुलासा कर अरनिया पुलिस ने 2 असलाह माफियाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 माफिया अभी तक मामले में फरार हैं। असलाह फैक्ट्री से 5 तमंचे और 2 राइफल बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री से असलाह बनाने वाले और औजार और कलपुर्जे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बताते चलें कि आरोपियों ने 2 दिन पहले गोलीकांड को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच को लेकर सख्त हो गई थी। सर, अरनिया क्षेत्र में असला फैक्ट्री का खुलासा किया गया, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कितना असला बरामद हुआ है? देखिए, दिनांक 29/30 की रात में अरनिया के नागल गांव में मारपीट की एक घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग हुई थी और कुल 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे। इसमें एक के आंख के पास छर्रा लगा था, एक के कान में छर्रा लगा था, तीसरे को सामान्य चोट थी। जब अभियुक्तों के बारे में अभिसूचना संकलन और गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो थाना प्रभारी को ये बात जानकारी में आई कि इनमें से अभियुक्त सौरभ और दुर्गपाल, ये 2 ऐसे हैं जो अपने ट्यूबवेल पे ये एक अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं और ये लोग रात के समय उस ट्यूबवेल से वो सामान निकाल के भागने की फिराक में थे कि बीती रात लगभग 3:35 के आसपास उन्हें i10 कार के साथ। आगे बढ़ेंगे खबर कानपुर देहात से, जहां एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने सरेआम एक दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट की और दुकान में लूट करके फरार हो गए। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने लूट का मामला दर्ज ही नहीं किया है। वहीं बाद में जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने लूट की घटना के बजाय हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लिया। उधर पीड़ित लगातार जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार के लिए भटक रहे हैं। अरे एकदम से 10-20 लोग आए, इनमें 2-3 औरतें थी, आके मारने लगे और लूटपाट करने लगे। यहाँ पे जब उन्होंने देखा कैमरा यहाँ में लगा है तो उन्होंने कैमरा थोड़ा 5 मिनट बाद, इसके बाद ढोलक में लड़ और बहुत सारा सामान उठाने लगे। कितने रुपए की लूट हुई आपकी? अब करीब 2.5 लाख जंजीर थी, 2 लाख रुपए। लखनऊ के आईटी चौराहे पर स्थित प्राइवेट अस्पताल ग्लोब मेडिकेयर में इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद तीमारदारों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया है। तीमारदार के मुताबिक मरीज की स्थिति बिगड़ने के बाद भी अस्पताल वालों ने सही बात नहीं बताई। तीमारदार का आरोप है कि पैसे वसूलने और बिल बनाने के लिए अस्पताल प्रशासन मरीज को अस्पताल में भर्ती रखा था। तीमारदार के अनुसार अस्पताल प्रशासन ने 13 दिन में इलाज के नाम पर 20 लाख वसूले हैं। ये पिछले 1 साल से यहाँ पे दिखाने आते थे, मतलब चेकअप के लिए आते थे। इनका लिवर सिरोसिस इन्होंने डायग्नोज किया, बोला ठीक है हमारे यहाँ इलाज चलता रहेगा, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद इस साल अप्रैल से इन्होंने 4 महीने में 4 बार इनको एडमिट किया, 3-3, 4-4 दिन के लिए, और छोड़ते कि बोला जी आप ठीक है 90% फिट है। ये है किसी स्टेज पे इन्होंने नहीं कहा कि आप ट्रांसप्लांट का जुगाड़ कर लो, इसमें ट्रांसप्लांट ही इलाज है। 25 तारीख को इन्होंने हमारे साथ मीटिंग की, बुधवार को शाम को करीब 8:30 बजे। बोला भाई मैंने बात कर ली है वहाँ पे मैदानता में, गुड़गांव में, आपको जो है ट्रांसप्लांट के लिए करना पड़ेगा, मैं कल फाइल भेजूँगा। हमने कहा भेज दीजिए। उसके बाद थर्सडे जो है ये बेहोश हो गया। थर्सडे कोरोना वायरस महामारी के कारण करीब 2 साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। अधिकतर राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद थे। 2 साल से बंद रही 1 से 5वीं की कक्षाएं आज से एक बार फिर गुलजार हो गई हैं। कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद अब देश में एक बार फिर से स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। 1 सितंबर यानी आज से कई राज्यों में बंद चल रहे स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। यूपी में आज से 1 से 5वीं तक की कक्षा के स्कूल खुले हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी के लिए टीमें बनाई हैं जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस के अनुपालन की निगरानी करेंगी। वहीं सुबह स्कूल 8 बजे से खुलेंगे और कक्षा का संचालन 2 पालियों में होगा। ऑफलाइन के साथ ही साथ ऑनलाइन कक्षा का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का शिक्षकों की ओर से स्वागत किया गया। बच्चों के लिए विशेष रूप से
रेमेडियल क्लासेस चलाई जाएंगी। इसके अंतर्गत 2 साल में बच्चों की पढ़ाई में जो रुकावट आई, जो नुकसान हुआ, उसे चिन्हित कर दूर किया जाएगा। बताते चलें कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल 16 अगस्त को ही खोल दिए गए थे। 24 अगस्त से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोले जाने के निर्देश थे। वहीं आज 1 से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। कोविड-19 के इस कठिन दौर के बाद जब विद्यालय अभी खुले हैं तो हमारे विद्यालय में बच्चों को मास्क सभी बच्चों के पास है और वो उसका उपयोग बहुत भली भांति कर रहे हैं। क्लास में जब उनकी एंट्री होती है वो हाथों को सैनिटाइज करके ही क्लास में के अंदर आते हैं और प्रॉपर जितना डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन हो सकता है वो कराया जा रहा है और हैंड वॉश की फैसिलिटी बहुत अच्छी है तो बच्चे हैंड वॉश भी प्रॉपर हर 2-2 घंटे पे कर रहे हैं। ये कोविड की सारी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं। बच्चों के अभिभावकों से पहले कह दिया गया है कि बच्चों को मास्क के साथ विद्यालय भेजें। यहाँ पर हमने बच्चों के सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था कर रखी है और बच्चों के लिए टेम्परेचर मशीन है और कुछ दवाइयाँ वगैरह भी हम लोगों ने रख रखी हैं। ऐसा है, पहले तो हमारा पूरे सारे क्लासरूम और टॉयलेट और सब जगह सैनिटाइजेशन किया गया है, स्प्रे किया गया है और उसके अलावा डिस्टेंसिंग के लिए हमने सर्कल्स बनाए हुए हैं। 2-2 मीटर की दूरी पे सर्कल्स बनाए हैं जिससे कि बच्चे वहाँ खड़े नहीं होंगे, लेकिन ये कि एक बच्चे को रिमाइंड कराएगा कि हाँ हमें इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है आपस में। मोरोवर मास्क हमने कंपल्सरी रखा है और पेरेंट्स की कंसेंट से ही हम बच्चों को बुला रहे हैं। रिटन कंसेंट पेरेंट्स की हमें चाहिए कि उनकी मर्जी से हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं क्लास 1 से अपवर्ड। देश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी देखने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब स्कूल को खोलने के निर्देश दे दिए। आपको बता दें, आज से क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के जो स्कूल हैं वो खोल दिए गए हैं और स्कूलों में तमाम तरह के कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। आपको बता दें, जब एंट्रेंस पे आप जाएंगे वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ सैनिटाइजिंग का भी ख़ास ध्यान रखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय बल्दीखेड़ा में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बच्चे आए हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा किया गया है और लगभग एक सीट पे जो बच्चा है वो एक ही बच्चा बैठ सकता है और यहाँ पर जो तमाम तरह के कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन और सभी बच्चों के चेहरों पर आप मास्क देख सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं वो हर तरह से जागरूक हैं कोरोना को लेकर और तमाम तरह की जो सावधानी है वो बरती जा रही हैं। आपको बता दें, अब देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका असर बच्चों पे किस तरह पड़ता है और उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला कितना सार्थक होता है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अजहर खान, प्राइम टीवी, लखनऊ। आपको बता दें कि दूसरी लहर के बाद और लॉकडाउन हटने के बाद आज पहली बार यूपी के अंदर 1 क्लास से लेकर और 5वीं क्लास के बच्चों का जो स्कूल है वो खोल दिया गया। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में ब्लाइंड स्टार के पास, बिलीविंग फ्लावर स्कूल के पास, जहाँ पे बच्चों को जो है पढ़ाई करने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए, उनकी गाइडलाइन जो कोरोना गाइडलाइन है उसके पालन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1-1 जो मीटर के घेरे बनाए गए हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे घेरे बनाए गए हैं कि कोई बच्चा आपस में सटा हुआ ना दिखाई दे। और क्लास में जो है बच्चों की जो दूरी है वो 1-1 मीटर की है। मास्क भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना मास्क के एंट्री जो है वो क्लास में बच्चों की नहीं हो रही है। यहाँ पे जो है सैनिटाइजर का पूरा इंतजाम किया गया है और पल्स नापने की मशीन को भी यहाँ पे रखा गया है क्योंकि बच्चे जो हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि कहीं बुखार या खांसी तो नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये गाइडलाइन जिस तरीके से कोरोना बढ़ता नजर आ रहा है, इस गाइडलाइन का किस तरीके से जो कॉलेज हैं वो किस तरीके से जो है पालन करते हैं। राजधानी लखनऊ से शमशाद आलम, प्राइम टीवी न्यूज़। और शमशाद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शमशाद, आज 1 से 5वीं तक के स्कूल उत्तर प्रदेश में खोल दिए गए हैं। आज जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके की देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से नन्हे मुन्नों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है स्कूल में? बिल्कुल बता दें आपको कि जिस तरीके से आज जो है 1 क्लास से लेकर और 5वीं क्लास के जो बच्चों का स्कूल खोला गया है वो कोरोना हटने के बाद आज पहली बार ये स्कूल खोला गया है और कोरोना गाइडलाइन का जो है वो पालन भी कराया जा रहा है। और जो स्कूल के क्लासों में बच्चों को 1-1 मीटर की दूरी पे बैठाला जा रहा है, मास्क जो है उनके लिए इंतजाम भी किया गया है स्कूल की तरफ से। और जो बच्चे जो हैं जिनकी पल्स जो है नापी जा रही है और जिनको तबीयत खराब है, जिनके बुखार खांसी है, उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है इलाज के लिए।
और आपको ये भी बता दें कि अंदर जो है पूरी तरीके से सैनिटाइजर जो क्लास है वो करे जा चुके हैं और बेंचों को जो है वो भी सैनिटाइजर कर चुके हैं। काफी ज्यादा सुविधा के साथ में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। शायद देखिए गाइडलाइंस का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन क्या आज बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट, क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद आज स्कूल खुले हैं 1 से 5वीं कक्षा की अगर बात की जाए, बच्चों में क्या कितना एक्साइटमेंट नजर आ रहा है? इसके अलावा क्या डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है? क्या जो बच्चे पहले स्कूल जाते थे, क्या ऐसा भी है कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, अभिभावक कतरा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कुछ बच्चों को जो है बहुत खुशियां मिल रही है, क्योंकि इतने दिन बाद जब स्कूल खुला है और पढ़ाई करने के लिए उनको जो स्कूल में जाना पड़ रहा है, तो काफी बच्चों को जो है बहुत खुशियां जो है वो भी महसूस हो रही है। और कुछ बच्चे जो है वो डर भी रहे हैं और कुछ बच्चों के माता पिता भी डर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से हटा नहीं है और वैसे भी अब जो है कोरोना देखा जाए तो बढ़ता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। और मगर जो बच्चों के माता पिता हैं उनको कहीं ना कहीं एक डर है कि बच्चे जो हैं स्कूल में जाएंगे, किस तरीके से उनको सुविधा दी जाएगी स्कूल में, तो कहीं ना कहीं डर भी बच्चों के माता पिता को जो है कोरोना का है। शमशाद देखिए, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बड़ी चुनौती हो जाती है स्कूल प्रशासन के लिए भी कि किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन उनको कराया जाए, किस तरीके से जागरूक किया जाए। क्या इसको लेकर किसी स्कूल के प्रबंधन से आपकी बातचीत हो पाई है? किस तरीके की तैयारियां स्कूल में की गई हैं? जी जी जी, हमारी जो है प्रिंसिपल जी से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बच्चे आना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है चेक किया जा रहा है और उनके गार्जियन से भी बातचीत की जा रही है कि बच्चे को जो है अगर उसका पढ़ने का मन है तो वो स्कूल आ सकता है। और उसकी सुविधा के लिए जो बेंचे हैं उसको सैनिटाइजर से पूरा साफ किया गया है। 1-1 फीट की दूरी पे बच्चों को जो है बैठाला जा रहा है और काफी दूरी बच्चों को अलग करने की दूरी करके उसके बाद पढ़ाई हो रही है। और बच्चों को जो है मास्क की भी पूरी सुविधा दी गई है और बच्चों को जो है वहाँ पे लंच नहीं करने दिया जाएगा स्कूल के अंदर। और बच्चों का जो जैसे बच्चे जो होते हैं वो आपस में जो है पानी की बोतल और खाना शेयर कर लेते हैं, वो चीजें नहीं करने को दिया जाएगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमशाद। तो आज से कक्षा 5 तक के स्कूल उत्तर प्रदेश में खुल चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कोविड प्रोटोकॉल का बाकायदा ध्यान रखते हुए स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि ऑनलाइन क्लासेस का भी विकल्प है। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहा है अभी, या उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।